डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। क्लास 12 के बच्चे जो अर्थशास्त्र के हैं, लघु उत्तरी प्रश्नों का यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लघु उत्तरी प्रश्न मैंने पहले ही उनको दे दिया गया है और मैं उन प्रश्नों का सलूशन इसमें कराया हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को और साथ ही साथ उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंसर हैं और सरल और सटीक भाषा में। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला जो हम लोग का प्रश्न था उसमें सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो उत्तर जो इसका हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि में किसी देश में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद है। एक आर्थिक संकेतक भी है जो देश के कुल उत्पादन को मापता है। देश के प्रत्येक व्यक्ति और उद्योगों द्वारा किया गया उत्पादन भी इसमें शामिल है। तो ये डिफिनेशन आपका इसमें सकल घरेलू उत्पाद के लिए पर्याप्त है। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं। तो आइए देखिए इसका उत्तर क्या है। विदेशी विनिमय के संबंध में विचार करने से पहले विनिमय शब्द का अर्थ जान लेना आवश्यक है। विदेशी विनिमय में विभिन्न देशों की लेनी देनी का पारस्परिक विनिमय होता है। इसमें विनिमय की दर के विवेचन के अतिरिक्त उस सब लेनी देनी का विवेचन भी शामिल है जिसके द्वारा एक देश अन्य देशों का देनदार और लेनदार बन जाता है। तो विदेशी विनिमय जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है किसी भी कंट्री का लेन देन का, यानी एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये तीसरा जो प्रश्न उसमें था कि आयात तथा निर्यात क्या है। तो आयात तथा निर्यात एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह अक्सर ही एग्जाम में आपके अति लघु उत्तरी में आपका हमेशा पूछता रहता है। लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आयात तथा निर्यात क्या है। जब कोई देश किसी दूसरे देश से कोई माल अपने घरेलू बाजार में बेचने के लिए खरीदता है तो इस प्रक्रिया को आयात कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। वहीं जब एक देश किसी दूसरे देश को अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं को बेचता है तो इस प्रक्रिया को निर्यात कहते हैं। तो निर्यात और आयात ये एक आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। डियर स्टूडेंट्स, यदि ये जो उत्तर आपको दिए गए इन प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए आपको तो इन प्रश्नों का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से इन प्रश्नों का लिंक देख सकते हैं। तो उत्तर जो पांचवा हम लोग का है, फर्म का आगम क्या है। तो फर्म के आगम के बारे में अगर बात किया जाए तो फर्म शब्द का तात्पर्य व्यवसाय इकाई या उपक्रम से है जो संयंत्र, कारखाने, दुकान, गोदाम या परिवहन डिपो का मालिक है। इसे नियंत्रित और प्रबंधित करता है। तो ये जो होता है इसे प्रबंधित करने का कार्य करता है। इस प्रकार यह शब्द फर्म इसके दायरे में व्यापक है। यह मूल रूप से नियंत्रण, स्वामित्व और प्रबंधन की एक इकाई भी है। तो फर्म का आगम क्या होता है, ये एक महत्वपूर्ण हेडिंग आपकी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की श्रृंखला में लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें छठवां जो हम लोग का प्रश्न था, अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ क्या है। तो अर्थशास्त्र में अगर बाजार की बात किया जाए तो अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का तात्पर्य उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहाँ की वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता आपस में और परस्पर प्रतिस्पर्धा के द्वारा उस वस्तु का एक ही मूल्य बने रहने में योग्य थे। यानी किसी वस्तु का मनमाने ढंग से रेट नहीं रहेगा, वो लोग मिलके यानी क्रेता और विक्रेता क्या करते हैं, उस वस्तु का एक निश्चित मूल्य बनाते हैं। तो यह जो होता है अर्थशास्त्र में बाजार का यही मुख्य अर्थ होता है। स्टूडेंट्स, जो हम लोग का सातवां प्रश्न है, कीमत रेखा क्या है। कीमत रेखा में बारे में बताइए। तो कीमत रेखा के बारे में अगर बात किया जाए, यह बाजार कीमत तथा फर्म के उत्पाद स्तर के मध्य संबंध को दर्शाती है। बाजार कीमत को y अक्ष पर तथा उत्पाद को x अक्ष पर दर्शाया जाता है क्योंकि बाजार कीमत स्थिर है। ये यहाँ पर नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, बाजार कीमत स्थिर है। एक आड़ी सीधी रेखा होती है जो अक्ष को p के बराबर ऊंचाई पर काटती है। इस आड़ी सीधी रेखा को कीमत रेखा कहते हैं। कीमत रेखा एक फर्म के मांग वक्र को भी दर्शाती है। तो कीमत रेखा जो है एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। आइए चलिए इसके ग्राफ को भी देख लेते हैं कि कीमत रेखा ग्राफ कैसा है। ये स्टूडेंट्स, जो आपका कीमत रेखा ग्राफ है देखिए कुछ इस प्रकार से। देखिए उत्पादन आप देख रहे हैं यहाँ पर और कीमत देख रहे हैं और कीमत रेखा जो देख रहे हैं इस सरल रेखा में किस तरीके से यह वेरी कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका कीमत रेखा का ग्राफ। और यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियों को पाना चाहते हैं तो आप जो नंबर ये दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर सकते हैं और अगर आपको कोई समस्या होती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है किसी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो इसमें आपको इजीली व्हाट्सएप के थ्रू आपको व्हाट्सएप का जो नंबर रहेगा इसके थ्रू आपको वह वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा और चैनल पर वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। या तो आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी उस बारे में बता सकते हैं कि हमें ये समस्या है, हमें इस विषय में ऐसा सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको वह सॉल्यूशन आसानी से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स,
प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? इसे हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र के रूप में भी इसका अध्ययन करते हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव, परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती हैं। तो इस तरीके से व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है यह वर्क करता है और यह अर्थशास्त्र का एक क्या है? ब्रांच है, शाखा। स्टूडेंट्स, जो प्रश्न नंबर 9 है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भुगतान संतुलन क्या है? जिसे हम लोग इंग्लिश में बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक निश्चित अवधि के भीतर किसी देश के निवासियों तथा अन्य देशों के बीच किए गए सभी मौद्रिक लेन देन के रिकॉर्ड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो भुगतान संतुलन किसी देश और अन्य देशों के बीच हुए वित्तीय लेन देन का हिसाब होता है। तो वित्तीय लेन देन का जो हिसाब हम लोग करते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू करते हैं, जिसे हम लोग भुगतान संतुलन भी कहते हैं। तो आपका भुगतान संतुलन के पूछे या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछे तो दोनों का अर्थ क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आप दोनों को इजीली वे में आप याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जिसका प्रश्न है सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? जिसे हम लोग MPS भी कहते हैं। तो आइए चलिए देखा जाए कि सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तो ये जो अनुपात होता है इस अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं या MPS। यह उस बढ़ी हुई आय का वह भाग या अनुपात है जो बढ़ी हुई आय से बचाई गई है। बचत में परिवर्तन डेल्टा S को आय में परिवर्तन डेल्टा Y से भाग करके सीमांत बचत प्रवृत्ति को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ जब हम लोग इसको ज्ञात करते हैं तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y के रूप में हम लोग इसे करके डिवीजन करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ डेल्टा S जो है बचत में परिवर्तन और डेल्टा Y जो है आय में परिवर्तन को निरूपित करता है। डियर स्टूडेंट्स, अन्य विषयों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। मैंने वहां पर उन विषयों के लिंक दे रखे हैं और आप उसे ओपन करें। वो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वो इंपॉर्टेंट क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर भी ध्यान देना चाहिए, जो क्योंकि ये सभी जो प्रश्न होते हैं अगर हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं तो इससे हमारा जो एक मानसिक रूप से हम मजबूत होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो जो हमारा उत्तर 11 है प्रश्न, यानी मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो मुद्रा के प्रमुख कार्यों में देखिए बात कर रहे हैं हम लोग मुद्रा के 4 प्रमुख कार्य। विनिमय का माध्यम लेन देन के लिए माध्यम के रूप में यूज करते हैं हम लोग। मूल्य का मापक, मूल्य संचय और भावी भुगतान का आधार है। तो इस तरीके से जो मुद्रा है वो प्रमुख कार्य है। इसे अति लघु में आप अगर इतना लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त रहेगा। अगला प्रश्न है उत्पादन की स्थिर लागत क्या है? तो उत्पादन की स्थिर लागत के बारे में बात किया जाए तो अल्पकाल में एक फर्म द्वारा उत्पादन के लिए अपने स्थिर संसाधनों पर किया गया कुल व्यय ही स्थिर लागत कहलाता है। यानी फर्म द्वारा जो उत्पादन हो रहा है तो स्थिर संसाधन पर किया गया है, यानी जिस संसाधन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए किया गया पूरा जो खर्च होता है, हमारा व्यय होता है, उसी को हम लोग कहते हैं उत्पादन की स्थिर लागत। यह बढ़ते उत्पादन के साथ नहीं बदलता है एवं स्थिर रहता है। अतः इस के वक्र में यह सीधी रेखा होता है, इसे TFC भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग का अगला प्रश्न है बजट का अर्थ क्या होता है? बजट किसे कहते हैं? तो बजट पर मैंने पार्टिकुलर एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं कि बजट क्या होता है। तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुजट से निकला है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला या झोला। तो इसका अर्थ होता है, बजट का अर्थ ही क्या होता है? चमड़े का थैला या झोला। गीच के अनुसार अगर बात किया जाए तो बजट संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों तथा खर्चों का एक पूर्वानुमान तथा अनुमान है और कुछ प्राप्तियों का संग्रह करने तथा कुछ खर्चों को करने का एक आदेश अथवा प्राधिकरण है। जैसे कहा गया कि कोई सरकार अगर बजट को प्रस्तुत करती है तो वो बताती है कि 2021-22 के लिए वो इतना पैसा निकाल रही है और वहाँ यहाँ इन्वेस्ट करेगी। यानी रोड के बारे में, अगर निर्माण के बारे में बात किया जाए, इस सरकारी संस्था या इस आयोग के लिए, इस योजना के लिए, तो वो अपना बजट पहले प्रस्तुत करती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो पूर्वानुमान के अनुसार वो खर्चों को बताती है। तो इसलिए यह बजट हर वर्ष क्या होता है, देखेंगे हमारे वित्त मंत्री जो होते हैं वो हर वर्ष क्या करते हैं? बजट को प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय आय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। किसी देश के नागरिकों का सकल घरेलू एवं विदेशी आउटपुट सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय जो डिफिनेशन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में एकाधिकार क्या है? 21वां प्रश्न है एकाधिकार किसे कहते हैं हम लोग? तो ये आपके अति लघु या लघु में भी पूछ सकता है आपका। तो एकाधिकार किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में जब कोई एक व्यक्ति या संस्था का किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि
वह उसके विक्रय संबंधित शर्तों एवं मूल्यों को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके, तो इस स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। यानी कहा जाए कि जो भी उसके रहेंगे कंट्रोलिंग पावर उसी के हाथ में रहेगी। एकाधिकार का मतलब आप बहुत पहले से भी जानते हैं और शास्त्र में भी उसका मतलब वही है। तो नियंत्रण यानी उस पूरी तरीके से कंपनी जो है या जो भी व्यवस्था है उस पर पूरा नियंत्रण उसी व्यक्ति का या उस संस्था का होता है, जिसे हम लोग एकाधिकार कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मांग का नियम क्या है? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मांग का नियम क्या है। मांग का नियम कहता है कि सभी पहलुओं को बराबर रखते हुए किसी वस्तु की कीमतों का गिरना उसकी मांग को बढ़ा देता है तथा उसकी वस्तु की कीमतों का उठना उसकी मांग को गिरा देता है। तो जाहिर सी बात है, वस्तु अगर महंगी होती है तो हम लोग क्या करते हैं उसको, यानी उसको हम लोग कम से कम खरीदते हैं, और जब वही वस्तु की कीमत गिर जाती है तो मांग क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लोग ज़्यादा संख्या में खरीद के उससे सिक्योरिटी अपना महसूस करते हैं, उसको खरीद कर अपने पास रखने का प्रयास करते हैं। तो ये मांग का नियम, यानी मांग का नियम कुछ इस तरीके से वर्क करता है। स्टूडेंट्स, हम लोग का अगला प्रश्न है सीमांत लागत क्या है? सीमांत लागत के बारे में अगर बात किया जाए तो जोसेफ के अनुसार अगर देखा जाए, सीमांत लागत उत्पादन की मौजूदा स्थिति पर एक इकाई की वृद्धि के कारण कुल लागत में परिवर्तन की मात्रा निर्धारित करने की एक तकनीक है, जैसे या आउटपुट के अतिरिक्त वेतन वृद्धि के उत्पादन से उत्पन्न होता है। तो सीमांत लागत जो है आपका एक महत्वपूर्ण डिफिनेशन है। डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वह मापांक है जो प्रेरित उपभोग को एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है। यानी प्रेरित जो उपभोक्ता होता है उपभोग, उसको एक संख्यात्मक मान देने का काम कौन करता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति करता है। डियर स्टूडेंट्स, भुगतान संतुलन में अतिरेक क्या है? तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, भुगतान संतुलन में अतिरेक। तो आइए चलिए देखते हैं इसे। भुगतान संतुलन में अतिरेक तब होगा जब वाणिज्यिक निर्यात की वाणिज्यिक आयातों पर अधिकता होगी। एक पक्षीय हस्तांतरण में निजी व सरकारी हस्तांतरण मद तथा राष्ट्र के दीर्घकालीन विदेशी विनियोग मद में प्रत्यक्ष व पोर्टफोलियो विनियोग सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया मुख्य रूप से, अगर याद रखना है आपको, तो वाणिज्यिक निर्यात की वाणिज्यिक आयातों पर अधिकता होगी। तो ये तब हम लोग को अतिरेक देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रश्नों की श्रृंखला को प्लेलिस्ट ग्रुप में बना रखा है सब्जेक्ट वाइज, और आप अगर आपको दिक्कत होती है ऐसे प्रश्नों को खोजने में या तो उन विषयों के प्रश्नों को, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें आपको चैप्टर वाइज अलग अलग जो बने हैं अलग अलग विषयों के, तो आपको वहाँ पर खोलने पर वहाँ से वो उत्तर मिल जाएंगे। तो हम लोग जो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर के बारे में बात किया जाए तो इस कर के तहत वस्तुओं को बेचने पर लगने वाले टैक्स को बिक्री कर कहते हैं, जिसका सीधा बोझ ग्राहक पर पड़ता है। तो ये होता है आपका अप्रत्यक्ष कर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ें और उसमें अर्थव्यवस्था को ही ना जाने तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मूर्खता होगी हम लोगों को। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन क्षेत्रों में उत्पादन उपभोग व निवेश की क्रिया की जाती है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो अगर हम कहते हैं समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था को, इसका तात्पर्य होता है वर्तमान समय में भारत की सभी आर्थिक गतिविधियों का वर्णन। तो जिन क्षेत्रों में उत्पादन उपभोग व निवेश की क्रिया की जाती है ना, तो वही क्या कहलाता है, सिस्टमिकली अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो ये हो गए आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला। तो ये अति लघु में ही आप ज़्यादा रखें, और क्योंकि लघु उत्तरी के भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किया गया है तो इसलिए पीडीएफ बनाया गया आपको। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको चैनल से मिलने वाली जितने वीडियोज़ होंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।